लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबको बरकतों और रहमतों वाले महीने रमजानुल मुबारक की भी बहुत बहुत मुबारक हो। आज जनाब पहला रोजा है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस महीने की फैज़ो बरक़ात से ज्यादा फैज़याब होने की हिम्मत और तौफीक दे। सबसे पहले बात करनी हमने माह सयाम के हवाले से कि ये फजीलत वाला महीना अपनी बरकतें और रहमतें लिए शुरू हो चुका है और मौसम गर्मा की भी इब्तिदा हो चुकी है और हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा भी होता जा रहा है और ऊपर से आपको पता है कोरोना वायरस ने हमारा जीना भी मुहाल कर रखा है। और ऐसे माहौल में जब कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से हो रहा है, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है और माह रमजान भी शुरू हो चुका है। आपकी सेहत इस बात पर मुनहसिर है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना मजबूत रहता है, क्योंकि जितना मजबूत इम्यून सिस्टम होगा, इन हालात को बर्दाश्त करने के लिए कुव्वत मुदाफ़त उतनी ही ज्यादा होगी आपके अंदर। तो इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत बनाया जा सकता है और इन हालात में कौन कौन सी डाइट हमें लेनी चाहिए, हमारे साथ मौजूद हैं, इन पर बात करेंगे। डॉक्टर हिना जावेद हैं, फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर हिना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आपने इसमें इनवाइट किया। डॉक्टर हिना, जिस तरह माह रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, आज पहला रोज़ा है और सबसे पहले तो आपको भी मुबारक के रमज़ान शुरू हो चुका है। हम देख रहे हैं कि सुबह से लेके शाम तक हर कोई जो है ना वो रोज़े में रहेगा, फास्टिंग मोड में रहेगा। ऐसे में अपने जिस्म में जो नमकियात या तवानाई है उसको किस तरह बरकरार रख सकते हैं हम लोग? उसमें देखें, सबसे पहले जो है वो हेल्दी डाइट के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा और हेल्दी डाइट सिर्फ हमें रमज़ान में नहीं स्टार्ट करनी, वो थ्रू आउट द ईयर पूरा साल लेनी है और लाइफ लॉन्ग है, ये वो एडवाइस है। तो उसमें हेल्दी डाइट के अंदर वो तमाम चीज़ें आती हैं जिसमें नमक, चिकनाई, मीठा कम होता है। ओके। तो क्योंकि जब आप इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, जिसमें जो नमकीन होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सेहरी के दौरान या इफ्तारी में भी तली हुई चीज़ें, फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं। एग्जैक्टली। समोसे, पकौड़े, स्प्रिंग रोल्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनमें भी नमक होता है। तो जब नमक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और मीठी चीज़ें भी हम खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमने अभी भी जैसे 14 घंटे 14.5 घंटे का फास्ट है, तो उसमें हमारा दिल करता है एंड में हम मीठा भी खाएं, तो उसमें पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी। ये कहना आसान है, करना मुश्किल है क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। तो एग्जैक्टली एडवाइस ये दी जाती है कि उसको थोड़ा थोड़ा करके जिस टाइम पे आप खा पी सकते हैं, यानी सेहरी से इफ्तारी से लेके सहरी तक जो आपके पास टाइम होता है, तो उसमें कितने गिलास हमें पानी ऑलमोस्ट पी लेना चाहिए? मतलब नॉर्मल इंसान को दिन में 2 से 3 लीटर पानी तो पीना चाहिए, ये नॉर्मल डेज में बात की जाती है। और यही चीज़ अगर हम फास्टिंग में ले लें, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसीलिए एडवाइस दी जाती है कि थ्रू आउट द ईयर एक हेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न को मेंटेन करें। जो लोग नहीं करते फिर उनको ज्यादा मुश्किल होती है रमजान के दिनों में। हाँ, और आजकल जिस तरह हम देख भी रहे हैं कि मौसम भी गर्म होता जा रहा है और आगे शिद्दत भी इसमें ज्यादा आ जाएगी। और दूसरे, हाइड्रेशन हमारी नहीं है, रमजान भी है, अब हमने 13 से 14 घंटे हम लोगों ने फास्टिंग में भी रहना है, तो जितना पानी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उनके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पानी कम होगा तो मेरे ख्याल से आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं डॉक्टर हिना कि डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी सेहत भी खराब हो सकती है। जी, खासतौर पे वो लोग जिनको ऑलरेडी एक अंडरलाइन कंडीशन है, जैसे अगर उनको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज, जो कि बहुत कॉमन है, तो उनके अंदर डिहाइड्रेशन उनकी मजीद शुगर को वर्स कर सकती है, शुगर के कंट्रोल को वर्स कर सकती है। जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनके अंदर भी मसाइल हो सकते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। जिनको इसी तरह जिस तरह गुर्दों का मसला है जिन लोगों को, उनके लिए भी डिहाइड्रेशन होना मसला कर सकता है। कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, तो डिहाइड्रेशन उनकी कंडीशंस को भी वर्स कर सकता है। बिल्कुल, तो पानी का इस्तेमाल और क्लियर वाटर, मतलब साफ पानी का इस्तेमाल, रादर देन ये जो हम ड्रिंक्स पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो जाती हैं, या बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल, ये भी आपको डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाता है। ये भी आपको डिहाइड्रेशन की तरफ लेकर जाता है। और जिस तरह ये गर्मी के रोज़े चल रहे हैं और अगर सहरी में लस्सी का इस्तेमाल करें तो वो क्या फ़ायदेमंद हो सकता है हमारे लिए? जी, नमकीन लस्सी का इस्तेमाल होता है सहरी में। अगेन रेकमेंडेड है, आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें। अच्छा। जब हम पेशेंट्स को लॉन्ग टर्म एडवाइस देते हैं किसी भी कंडीशन में, रमज़ान के बाहर भी, तो हम ये कहते हैं कि आप पोर्शन जो भी है फूड का कंट्रोल कर लें, ताकि आप उस खाने को ज़्यादा देर अरसे तक एंजॉय कर सकें। किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो नुकसानदेह होती है। तो अगर आप नमक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ नमकीन लस्सी, तो फिर पानी का इस्तेमाल भी आप ज़्यादा करें ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो।
अच्छा, तो हमें फिर डाइट में क्या लेना चाहिए? सहरी में हमने देखा है कि पराठे भी इस्तेमाल हो रहे हैं घी वाले, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा घी लगा के पराठे खाए जाते हैं, सालन खाया जाता है, उसके साथ ये अंडा वगैरह भी खाया जाता है। तो क्या डाइट लेनी चाहिए ताकि अगर हमारा 13 या 14 घंटे का हमारा रोज़ा है तो वो आराम से इजीली गुजर जाए? देखिए, पराठे अगर आप रोज़ खा रहे हैं तो वो तो फिर एक इशू है। रोज़ तो मेरे ख्याल रिकमेंडेड नहीं होगा, क्योंकि वो हैवी है, उसमें ज़ाहिर है कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें फैट भी है, और उसके बाद आप थोड़ा सा, कई लोग ब्लोटेड भी फील करते हैं, फिर कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज भी हो जाते हैं। अंडे का आपने नाम लिया, अंडा प्रोटीन है, वो खाया जा सकता है, लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा तला हुआ घी या ऑयल में ना हो, थोड़ी मिकदार में। ठीक है। दही का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं सहरी के अंदर। दही में अच्छे बैक्टीरियाज हैं जो कि स्टमक को अच्छा रखते हैं, अच्छा इंटेस्टाइन्स को अच्छा रखते हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगेन फ्रूट्स, सैलड्स, इस तरह की चीज़ें, सब्जियों का इस्तेमाल, दालें, उनके अंदर भी प्रोटीन्स हैं। गोश्त का इस्तेमाल, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें दूध आ जाता है और दही वगैरह, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है इसे। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और जो लोग कैफीन वाले मशरूबात और चाय वगैरह भी इनका भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी नुकसानदेह है, और या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इवन नॉर्मल डेज में भी हम चाय और कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उससे रोकते हैं। तो मेरा ख्याल है रमज़ान में चूँकि आपने एक लॉन्ग आवर्स की ब्रेक है फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, और डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे मैंने कहा, अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है तो आपको और भी ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी दवाइयाँ भी ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मेरा ख्याल है कि हेल्दी डाइट को हम एक दिल तो करता है, कुछ पोर्शन हमारा भी दिल करता है कि हम मीठा खाएं ज़रूर, लेकिन कंट्रोल के साथ, एक्सेसिवली नहीं खाएं। हाँ, एक्सेसिवली नहीं खाएं, ताकि आपकी सेहत आपके हाथ में ही है। जिस तरह आप उसको मोल्ड करना चाहते हैं, आप उस तरह उसको कर सकते हैं। और दूसरा, हम देखते हैं डॉक्टर हिना कि सारा दिन हम लोग भूखे रहते हैं, ठीक है, और जब इफ्तारी का टाइम आता है, हम लोगों ने ऑयली चीज़ें भी खानी है, हम लोगों ने फ्राइड चीज़ें भी खानी है, हमने एकदम हर चीज़ खा लेनी है, और उसके बाद फिर बहुत से लोग शिकायत करते हैं हमें एसिडिटी के भी प्रॉब्लम हो गया है, हमें ये भी प्रॉब्लम हो गया है, हमें वो भी प्रॉब्लम हो गया है। मतलब हमें किस तरह बैलेंस डाइट लेकर चलनी है अपनी? देखिए, इफ्तारी के अंदर हम शुरू करते हैं खजूर के साथ, जो कि काफ़ी स्वीट है, तो उसके अंदर काफ़ी शुगर ऑलरेडी आपको मिल चुकी है। फिर अगर मशरूबात में आप देखें तो उसमें अगर मशरूबात में रूह अफ़ज़ा है, कोल्ड ड्रिंक है, ऐसी चीज़ें, वो भी शुगर से भरी हुई हैं, वो फर्दर एडिशनल शुगर हो गई। फिर मीठा भी हमारे यहाँ रमज़ान में ज़्यादा बना जाता है, तली हुई चीज़ों के अलावा, तो उसमें भी फिर शुगर का इंटेक हमारा, कई लोगों को यही मसला होता है, उनका वेट या जिनका शुगर का मसला है वो वर्स हो जाता है रमज़ान के टूवर्ड्स ईद में भी हम ज़्यादा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो अगेन वहाँ पर आपको पोर्शन कंट्रोल अपना करना पड़ेगा, आपको मीठी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा कि अगर आपने कुछ रखी हुई हैं तो कुछ को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी मीठी चीज़ों की, चिकनी चीज़ों की कम कर दें। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जैसे चना चाट एक चीज़ है, वो उसमें इतना शुगर कंटेंट भी नहीं होता, उसमें फाइबर भी होता है, और उसमें ऐसा वाला कार्बोहाइड्रेट है जो कि स्लो जज्ब होता है, डाइजेस्ट होता है, तो आपको भूख देर से लगती है। अच्छा, तो हेल्दी वर्जन्स हैं, हेल्दी ऑप्शंस हैं। फ्रूट चाट एक और चीज़ है, उसके अंदर जो फ्रूट की अपनी शुगर्स हैं वो हैं, फर्दर एडेड शुगर्स ना इस्तेमाल करें, अगर करें तो बहुत कम मिकदार में करें, ऐड ऑन करें। और आपको पता है कि आपकी सेहत किस जो है मुनहसर है बहुत सी चीज़ों पे। तो मुझे बताइए डॉक्टर हिना कि रोज़े में वर्जिश, उसको अपनी रूटीन में कितना लेकर आना चाहिए, एक्सरसाइजेस? वर्जिश में ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी, यानी जो आपको थका दे और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो, और आउटडोर्स है, तो उसको तो अवॉइड करें। ठीक है, करनी भी है, कुछ लोगों को हैबिट में होते हैं और वो करते हैं रनिंग, तो वो ऐसे आवर्स में करें जब बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। जैसे सुबह का टाइम है, उसमें अभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आपका राइज़ नहीं होता कंपेयर टू आफ्टरनून, जिसमें बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है। या टूवर्ड्स द इवनिंग, कई लोग रोज़ा खुलने से फ़ौरन पहले एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ लोग बाद में भी करते हैं। और हमारे यहाँ तो तरावी भी होती है, विच इज़ अगेन अ फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, एक एक्सरसाइज है। लेकिन माइल्ड मॉडरेट एक्टिविटी, जिम, इंडोर एक्टिविटी आप कर सकते हैं। उसके अलावा लाइट एक्टिविटीज़ में जैसे साइकिलिंग है, वो ठीक है, ब्रिस्क वॉक है, हल्की फुल्की जॉगिंग ठीक है। लेकिन मैं ये एडवाइस करूँगी कि रमज़ान के अंदर स्टार्ट मत करें। ये वो चीज़ है जो आप पहले से बिल्ट अप कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 to 2 months बिफोर, ताकि आपका एक स्टेमिना और आपकी एक रूटीन डेवलप हो चुकी है, उसको थोड़ा सा वेल प्लान कर लें। बट डोंट स्टार्ट द एक्सरसाइज
पर्टिकुलरली अगर आप यूज टू नहीं है तो रमज़ान में स्टार्ट ना करें। ठीक है। और डॉक्टर है ना, हमने देखा है कि बहुत से लोगों को ब्लड प्रेशर हाई और लो का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो वो किस तरह इनको मेंटेन रख सकते हैं और ताकि उनका जो रोज़ा है वो बड़ा अच्छा गुजर जाए? जी, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ यूजुअली मोस्टली लोग दवाई ले रहे होते हैं, तो उनकी दवाइयाँ हम सेहरी और अफ्तारी के टाइम पे स्विच कर देते हैं। अगेन उनको यही एडवाइस दी जाती है जो कि हेल्दी डाइट की है, जो कि किसी और इंसान को भी जिसको ब्लड प्रेशर नहीं है हम उसको भी देते हैं, कि आपने सॉल्ट, शुगर, ऑयल, इन चीज़ों का इस्तेमाल कम रखना है। अच्छा। बिकॉज ब्लड प्रेशर खाली ऑन इट्स ओन नहीं होता, उसके साथ लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मसला भी होता है और शुगर का भी, और ओबेसिटी, मोटापा, वो भी एक मसला है जो हमारे साथ ये रमजान में ज्यादा हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमारा खाने का पैटर्न है, कुछ कल्चर है कि उसकी वजह से ज्यादा हो जाता है। तो किस तरह फिर हम चीजों को मेंटेन कर सकते हैं? उसमें थोड़ा सा फोकस, सेल्फ कंट्रोल जो कि रोजा हमें सिखाता है। आप ये जरूर ज़हन में रखें कि क्या मैं नेक्स्ट डे के रोजे के लिए प्रिपेयर्ड हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैंने अफ्तारी में बहुत ज़्यादा खा लिया है, जैसे मैंने बताया कई लोगों को मैदे की तेजाबियत जैसे आपने कहा, या कॉन्स्टिपेशन, पहले हफ्ते में बहुत से लोगों को ये कंप्लेन होती है और ब्लोटिंग सी महसूस होती है और अनकंफर्टेबल रहते हैं, और ज़ाहिर है उनको अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, दवाइयों के पैटर्न चेंज करने, तो उसके लिए थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। गो स्लो इन द बिगनिंग, फिर आप ज़ाहिर जब यूज्ड टू हो जाते हैं तो फिर आप ज़ाहिर देर आर ऑड डेज जहाँ आप चीट कर सकते हैं खाने में, तो वो ठीक है, बट नॉट एवरी डे, हर रोज में नॉट एवरी डे आप चीट कर सकते हैं, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर नहीं कर सकते। और जिस तरह हम देख रहे हैं डॉक्टर हिना, कोरोना हमारे सर पर है और सबकी जान वबाल में आई हुई है इस वक्त, तो इसमें हम लोगों ने अपना इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग करना है ताकि हम इससे लड़ भी सकें, रोजा भी हम लोगों ने रखना है, गर्मी की शिद्दत भी है जो हमारे सर पर है, इन तीनों चीजों को हमने मैनेज करना है। ये किस तरह करेंगे? इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए अगेन ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको थ्रू आउट द लाइफ करनी है। फ्रॉम अगर आप अभी जो से भी स्टार्ट हमारे कर देंगे, व्यूअर्स सुन रहे हैं, अगर आज से वो स्टार्ट करते हैं टिल द नेक्स्ट रमजान, आई एम श्योर दे विल बी रेडी। एग्जैक्टली। इम्यूनिटी बूस्ट करने के वही सब तरीके हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, पूरा जो लाइफ का स्टाइल है जिसमें ईटिंग हैबिट्स हैं, स्लीपिंग हैबिट्स हैं, आपकी एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइज हैं, वो सारे एक पैटर्न में आता है। हमारे यहाँ लेट नाइट बिंजिंग, 12 बजे के बाद स्नैक्स मंगवा के खाना, आउटसाइड रमज़ान की मैं बात कर रही हूँ, और अब रमज़ान में भी ऐसा होता है, और टेक अवे फूड्स ले लेना। अगेन उनके अंदर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उनके अंदर नमक वगैरह का, प्रोसेस्ड फूड्स जितने भी हैं उनके अंदर भी नमक का कंटेंट, जो प्रिपेयर्ड फूड्स हैं उनके अंदर नमक के कंटेंट ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें होम कुकिंग करें। नमक ज्यादा लेने की वजह से भी आपकी सेहत खराब हो सकती है? जी, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, कई लोगों को मतली वगैरह हो सकती है। अच्छा। और ज़्यादा अगर सॉल्ट आपके जिस्म में बढ़ता है तो और भी इश्यूज मेडिकल हो सकते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए पूरी जो हमारी लाइफ है उसको आपको देखना पड़ता है कि वो तमाम फैक्टर्स, स्ट्रेसेस हमारी लाइफ में बहुत हैं, हम काम करते हैं, घरों में मुख्तलिफ स्ट्रेसेस हैं, कई लोगों की जॉब लॉसेज हो गई हैं कोविड की वजह से, तो इसमें आपकी हेल्थ है तो वेल्थ है, दैट इज़ योर वेल्थ बेसिकली, आपकी जो हेल्थ है वही, तो उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। एंड आई थिंक एक ऑर्गेनाइज लाइफस्टाइल पैटर्न होना चाहिए। फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें। एग्जैक्टली। और हमें सिखाता भी यही है रमज़ान के आपने क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो बढ़ानी है और अपनी डाइट भी ठीक करनी है। ये नहीं है कि बस आपने तली हुई चीज़ें खानी है, और इस तरह की जो इफ्तार में बहुत ही आप लोगों ने इस दफ़ा मद्देनज़र रखनी है कि जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करे वो चीज़ें और वो डाइट आप लोगों ने ख़ास तौर पर लेनी है। डॉक्टर हिना जावेद हमारे साथ मौजूद थी, असिस्टेंट प्रोफेसर थी, फैमिली फिजिशियन। डॉक्टर हिना, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और जनाब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। जिस तरह हम बात करें कि गर्मी के रोजे हैं और गर्मी जो है वो बहुत ही ज्यादा शिद्दत की होती जा रही है, और हमने देखा है कि हवा में नमी का तनासब जो है वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन भी हो रही है। जहां पर एक तरफ इंसान जो है इससे मुतासर हो रहे हैं, हमारे जो पेट्स हैं वो भी इससे बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। तो जुनैरा इलियास हमारे साथ मौजूद है जो हमें बताएंगी कि हम अपने पेट्स को किस तरह बाहिफाजत इससे रख सकते हैं और उनकी हिफाजत किस तरह कर सकते हैं, क्या क्या टिप्स हैं उनके पास, ये जानते हैं जुनैरा इलियास से। जी जुनैरा, बताइए हमें।
जी बिल्कुल, जैसे कि इंसानों में भी हमने देखा कि आजकल सांस लेने में दुश्वारी है और स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है और हवा में नमी कम होने की वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसी तरह से जानदार दूसरे भी जो इस टाइम फ़ज़ा में मौजूद हैं उनके साथ भी क्या क्या मुश्किलात हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ग्रीनरी तो बहुत हद तक कम हो चुकी है। पहले ही शेड्स बहुत ज़्यादा कम है जिसकी वजह से जो चरिंद परिंदे हैं उनको शेडो नहीं मिलता। इसलिए मैं तो बड़ी अच्छी सी जगह पे खड़ी हूँ जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी भी आपको दिखाई दे रही है और यहाँ पर बटरफ्लाइज भी जो कि ये भी अब अनमोल हो चुकी हैं और ये इनके लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हवा चले या नमी होनी चाहिए और इनको ब्रीदिंग में आसानी हो। लेकिन आजकल जैसे इंसानों को मसाइल हैं, हमारे साथ इस टाइम गेम वार्डन पंजाब मौजूद हैं बदर मुनीर, उनसे बात करके देखते हैं क्या जानवरों में भी ये मुश्किलात सामने आ रही हैं। अच्छा, पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि कौन कौन से जो आजकल बर्ड्स हैं जो फ़ज़ा में इस टाइम मौजूद हैं और हवा में नमी कम होने की वजह से उनको क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं? इस वक्त जी हाउस पैरोज़ हैं, लालियाँ हैं, डिफरेंट किस्म के बैबलर्स हैं, येलो पिजन्स हैं और ये चीज़ें जो हैं इस वक्त मौजूद हैं और इनका ब्रीडिंग सीज़न है। और ये जो इस वक्त जो खुश्क सा वेदर चल रहा है जो कि इंसानों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है, उसी तरह ये इन परिंदों के लिए भी बहुत नुकसानदेह है और ज़रूरी है कि उनके लिए पानी का अरेंजमेंट किया जाए। लोग अपनी छतों पे और घरों में पानी रखें और इस वक्त फॉरेस्ट की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। देखें कि अगर फॉरेस्ट हो, उनको छाँव मिले और ऑक्सीजन मिले तो शायद हालात कुछ काफ़ी बेहतर होते हैं इस वक्त। हम तो जहाँ खड़े हैं यहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ा भी कहा जा सकता है और इस तरह की जगहों पे आके नेचर लवर काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। जो चरिंद परिंद हैं यकीनन काफ़ी कम हो चुके हैं। अब अगर ये मौसम मज़ीद आगे चला हमारे साथ 1-1.5 माह तो क्या मोर्टेलिटी सामने आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आ सकती है और ये वेदर अगर सवेर हो जाता है तो इसका नुकसान हो सकता है। और घरों में भी मौजूद होते हैं चरिंद परिंद और जो पेट्स लवर हैं जिनके घर में स्पैरोज़ वगैरह हैं या पिजन्स वगैरह हैं, पैरट्स की बहुत सारी इकसाम होती हैं। तो सर घर में रहने वाले जो जानवर हैं उनकी तो वैसे ही इम्यूनिटी भी हम लोग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं, उनको संभाल के रखा होता है। तो उनके लिए हम क्या प्रिकॉशंस कर सकते हैं? उनके लिए भी जी पानी, एक तो उनका पानी बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देना और उनको तेज़ धूप से बचाना है। और जैसे लोग बर्ड्स को किचन के नज़दीक रखते हैं उनको इस वक्त किचन से उसको दूर करना चाहिए और जो घर में जो भी जगह ठंडी हो कंपैरेटिवली बाकी घर के, उस पॉइंट पे उन बर्ड्स को रखना चाहिए और फ्रीक्वेंटली उनको देखते रहना चाहिए। और अगर जब ये मौसम ज़्यादा सवेर हो तो उन पे हल्का सा मिस्ट पानी का स्प्रे करना चाहिए। अच्छा सर, ये तो हो गई बर्ड्स की बात। अब बहुत सारे ऐसे जानदार हैं जो कि आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, बिग कैट्स रखी हुई हैं लोगों ने घर में और पालतू जानवर आजकल हर तरह का घर में भी होता है, बाहर भी होता है। उन लोगों के लिए क्या एडवाइजरी होगी? क्या उनका पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए या प्रोटीन लेवल जो उनकी बॉडी में इस टाइम जा रहा है या मीट जो खाते हैं तो उनको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए? किस तरह से उनके लिए एहतियाती तदाबीर? जी बिल्कुल, उसको प्रोटीन लेवल को डाउन करना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है जानवरों को प्रोटीन उस तादाद में नहीं चाहिए होती और अगर आप ज़्यादा प्रोटीन दें तो वो उनको उनकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा उनको फील होता है और वो उनके बीमार होने का चांस होता है। तो उनकी प्रोटीन लेवल कम करना चाहिए, उनको ठंडी चीज़ों का साथ इस्तेमाल कराना चाहिए। प्लस अगर आप कूलर वगैरह लगा सकते हैं तो कूलर ज़रूर लगाना चाहिए और शेड का बंदोबस्त करना चाहिए कि उनको डायरेक्ट सनलाइट ना लगे। जैसे कि हमने इनसे जाना है और बड़ी अच्छी एडवाइजरीज भी दी गई हैं और यकीनन आपके घरों में भी कोई जानवर वगैरह हैं तो उनका भी इसी तरह से ख्याल रखें कि हम लोग को अगर डेफिशिएंसी जो महसूस हो रही है तो इसी तरह से जानवर भी एक जानदार हैं और उनको भी ये जो आजकल प्रॉब्लम हम सफ़र कर रहे हैं जिस चीज़ से, जैसे कि अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो यहाँ बड़ी ही प्यारी जो परिंदों के बोलने की आवाज़ें इस टाइम मेरे कान तक आ रही हैं और अगर हम ये आवाज़ें सुनना चाहते हैं तो जैसे हम अपना ख्याल रख रहे हैं तो हमारा ये एक इंसानी हक बनता है कि हम लोग उनकी भी हिफाजत करें। अपने घरों के बाहर या छतों पे पानी या बाजरा भी जो है वो रखें ताकि ये जो बर्ड्स हैं इनको जो नमी इस टाइम महसूस, सांस लेने में दुश्वारी होती है और जैसे जैसे कहा जाता है कि थोड़ा सा आप लेवल पे चले जाएं तो वैसे ही ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है।
तो उससे बचाने के लिए हमें चाहिए कि इनके लिए भी पानी वगैरह रखें और इस तरह की कोई शेडेड जगह जो है वो अपनी छतों पे लगा दें जहाँ पे ये थोड़ा सा आके रिलीफ ले सकें। और तपती धूप आइंदा आने वाले दिनों में, जैसे महकमा मौसम में आपने बताया कि बारिश भी नहीं है और साथ ही साथ ये नमी का जो अभी मसला चल रहा है ये मज़ीद 1 से 1.5 माह तक हम लोग भी सफ़र करेंगे। और इस तरह से ये जानवर भी और चरिंद परिंद भी हमारे साथ और हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, इनको भी बचाना हमारा अवलीन फ़र्ज़ है और इनके लिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए ताकि हम वाइल्ड लाइफ को भी। ठीक है जी, जुनैरा इलियास हमारे साथ मौजूद थी। जुनैरा, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जनाब, रमजानुल मुबारक का आगाज हो चुका है, आज पहला रोजा है और हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के लिए मुख्तलिफ रमजान बाजार लगाए गए हैं मुख्तलिफ जगहों पर। और वहाँ की क्या सूरत हाल है, जो अशिया है वहाँ पर वो मयसर हैं लोगों को और उनकी कीमतें क्या हैं, ये सूरत हाल जान लेते हैं। जाहिद आबिद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं वहाँ की बराह रास्त क्या सूरत हाल चल रही है। जी जाहिद आबिद, बताइए हमें। रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए जा रहे हैं। उनके इंतज़ामात हफ्ता के रोज़ से शुरू हो चुके हैं और चौथा रोज़ है आज, लेकिन अभी तक जो एक डिसिप्लिन है वो इन बाज़ारों में नज़र नहीं आ रहा। एक तो ये कि सुबह 9 बजे का वक्त है इन बाज़ारों के खुलने का, यानी कि उस वक्त ग्राहक मौजूद होते हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानब से इंतज़ामात मुकम्मल नहीं होते। कहीं स्टॉल रख रहे होते हैं, कहीं चीज़ें आ रही होती हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, अक्सर चीज़ें जिनका मार्केट और आम सस्ते बाज़ार में रेट का फ़र्क ज़्यादा है वो चीज़ें यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। और ख़ासतौर पर चीनी के लिए लोग ख्वार हो रहे हैं। यहाँ पर चीनी 65 रुपये फ़ी किलो देने का ऐलान किया, 2 किलो पैकेट मिल रहा है लोगों को। लेकिन इस वक्त इस्लामपुरा बाज़ार की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन चीनी दस्तयाब नहीं है। और ये सिर्फ चीनी नहीं है, चिकन भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, लीमू भी यहाँ पर दस्तयाब नहीं है, घी भी दस्तयाब नहीं है। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें जो अशिया ज़रूरी है वो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। ये वो जगह मुख्तस की गई है चीनी के लिए जहाँ पर लोगों ने चीनी लेनी है लाइनें लग के। लेकिन यहाँ पर हम जब आए थे तो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, लेकिन अब वो भी मायूस होकर जा चुके हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। ये सीनियर शहरी हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं। आप कब से यहाँ पर बैठे हैं और क्या इंतज़ार कर रहे हैं? मैं भाई 7 बजे का आया हूँ, दुकान के कोई बंदा नहीं था, तो अब देखो क्या वक्त हो गया है जी, कोई चीज़ नहीं। आज का पहले दिन आए हैं? हाँ, आज पहले दिन आज पहले दिन आया। हमें कई शहरी यहाँ ऐसे ही मिले जिन्होंने कहा कि वो कल भी यहाँ पर आए, लाइनों में लगे रहे, जब उनकी बारी आई तो चीनी खत्म हो गई। आप क्या कहेंगे ये जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं यही कहना चाहता हूँ कि चीनी जो है वो 7 बजे से हम इधर आए हैं। कभी कहते हैं 10 मिनट में आ रही है, कभी कहते हैं 15 मिनट आधा घंटा वेट करो। काफ़ी लोग जो हैं वो चले गए हैं, लिहाजा कोई अभी चांस नहीं है चीनी आने का। जी मुनीबा, बिल्कुल यही सूरत हाल हमें नजर आ रही है। और ख़ासतौर पर चीनी तो चलो एक और जो इशू चल रहा है, बहरान चल रहा है, उसकी वजह से भी कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें चिकन का स्टॉल है, चिकन भी नजर नहीं आ रहा। मटन और बीफ की आज वैसी छुट्टी है, हफ्तावार नागा होता है बुध को, वो तो वैसे ही मौजूद नहीं। चिकन जो कि सस्ता देने का ऐलान किया गया था वो चिकन अभी तक वहाँ पर मौजूद नहीं है और वहाँ भी रेट नहीं आया। इसी तरह लीमू 221 रुपये उसका किलो रेट मुकर्रर किया गया, लेकिन वो भी अभी तक फराहम नहीं किया जा रहा। और अभी तक हम देख रहे हैं इस वक्त जो तकरीबन 10:15 हो रहे हैं, अभी स्टॉल सज रहे हैं, स्टॉल लग रहे हैं। यहाँ पर सोफे पड़े हैं, पंखे पड़े हैं, टेंट लगे हुए हैं। 5 अरब रुपए की सब्सिडी अवाम के नाम पर इस सस्ते बाजारों को दी जा रही है। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि लोग धक्के खा रहे हैं, लोग यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं, आ रहे हैं। जिस तरह आप बता रहे हैं कि सूरत हाल है वहाँ पर ये रिलीफ देने के लिए रमजान बाजार लगाए गए हैं लोगों को, लेकिन वहाँ पर जो जरूरियाते अशिया हैं वही मौजूद नहीं है, दस्तयाब नहीं है। तो कोई वहाँ पर इंतजामिया का बंदा नहीं आया कि आज पहला रमजान है, जाके चेक किया जाए कि वहाँ पर जो चीजें हैं वो मौजूद हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल इंतजामिया तो बिल्कुल यहाँ पे मौजूद है जी। बाबू लोग यहाँ पे काफ़ी फिर रहे हैं और इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। उनकी आनियाँ जानियाँ यकीनन देखने वाली हैं, लेकिन जो इंतजामात को हतमी शक्ल देनी है, जो चीज़ें फराहम करनी है, उसके लिए जो जब लोग उनके पास जाते हैं कि चीनी नहीं है, चिकन नहीं है, दूसरी शाह नहीं है, तो वो सारा जो मलबा है वो ट्रैफिक में जो आजकल एक प्रॉब्लम आ रही है, जुलूस हैं, उस पर डाल देते हैं कि जी वो हमारे ट्रक फंसे हुए हैं, इस वजह से नहीं आ रही। तो हम लोगों का कहना है कि कल भी जब चीनी आई थी तो आधे घंटे
कि यहाँ पर स्टॉक था, उसके बाद यहाँ पर ख़त्म हो गया था। जो लोग लाइनों में लगे हुए थे उन्हें खाली हाथ वापस जाना पड़ा था। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है। अब 9 बजे का अगर वक्त है और 10:15 बजे तक अभी इंतजाम जारी हैं, स्टॉल लगने शुरू हुए हैं, तो लाजमी तौर पर ये जो 1.5 घंटा पौने 2 घंटे लोग यहाँ आके इंतजार कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? लोग अपना काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें यकीनन शोशा बहुत है। इन रमज़ान बाज़ारों को अगर देखें तो ऐसा लगता है कि शायद कोई ओपन सुपर स्टोर पे आप आ गए हैं। यहाँ पर पंखे हैं, टेंट लगे हुए हैं, खूबसूरत फ्लेक्सेस लगी हुई हैं। तो लेकिन जो लोगों को असल रिलीफ मिलना है, जो अशिया फराम करनी है, वो यहाँ पर फराम नहीं हो रही है। ये सूरत हाल हमें यहाँ पर इस वक्त नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। रमजान बाजार में जो लोगों को रिलीफ मुहैया किया जाना था वो हमें नजर नहीं आया। वहाँ पर कोई इंतजामात हमें नजर नहीं आए। जाहिद आबिदा वहाँ पर मौजूद थे और हमें बताए थे। जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, अब कुछ बात करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से। तो सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का, आपको पता है कि इंतहाई अहम हिस्सा बन चुका है और दिन ब दिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है और कुछ लोग इससे अच्छी खासी आमदन भी हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इससे पैदा होने वाले जो मसाइल है उनमें भी इजाफा होता जा रहा है। लाहौर में एक अनोखी नोयत का वाकया रूनुमा हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको बताती चलूं कि सोशल मीडिया की ऐप बी को वीडियो कॉल पर बातचीत करने से मना करने पर खातून खुला लेने के लिए अदालत जा पहुंची है और फैमिली कोर्ट ने सोशल मीडिया पर बातचीत करने से रोकने पर बीवी को खुला की डिग्री भी जारी कर दी है। खातून ने अदालत को बताया कि शौहर आसिफ रिक्शा ड्राइवर है, घर का गुजारा नहीं होता, रोजाना सोशल मीडिया से 1500 रुपए कमाती हूँ। शौहर चैट से मना करता है, जबकि खातून के शौहर आसिफ ने अदालत को बताया कि जितना कमाता हूँ बीवी को इसी में गुजारा करना चाहिए। गैर मर्दों से गुफ्तगू करना बीवी का अच्छा अमल नहीं है। सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त हमें मौशरती रवैयों और मौशरती इक़्तिदार का ख्याल रखना कितना जरूरी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर राफिया हमारे साथ मौजूद हैं और मैं उनको खुश आमदीद कहती हूँ। डॉक्टर राफिया, कैसी हैं आप? जी बहुत शुक्रिया जी मुझे यहाँ बुलाने का। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, हम आज बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से कि उसको किस तरह हम यूज कर सकते हैं और इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। तो डॉक्टर आफिया, मुझे बताइएगा कि जिस तरह ये हमारी सोसाइटी चल रही है, एक सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम जुज़ समझ लें वो बन चुका है, तो क्या नेगेटिव साइड पर हम जा रहे हैं इसके इस्तेमाल की वजह से? देखिए, इसमें खाली सिर्फ सोशल मीडिया का रोल नहीं है। आप किसी भी चीज को ले लें, अगर आप अपनी जिंदगी में चीजों को इतदाल से लेके नहीं चलेंगे, किसी न किसी चीज का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा हद तक हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो कोई भी चीज अगर जो है वो एक मामूल से ज्यादा होगी तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, चाहे वो माशरती हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, या फिर वो आपके अपनी सेहत से रिलेटेड हो। तो सोशल मीडिया जो है वो हम एज अ सोशल मीडिया या इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए यूज नहीं करते। अब हमने उसके ऐसे ऐसे यूजेस बना लिए हैं जो कि शायद बहुत ज्यादा हो गया है, इस नीड से ज्यादा है, जिस वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और डॉक्टर आफिया, जिस तरह हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया अब जो है इसकी वजह से घर भी टूट रहे हैं, कत्लो गारत भी हो रहा है, तो क्या हमारे रवैयों में शिद्दत आ गई है या सोशल मीडिया की वजह से हम ज्यादा शिद्दत पसंद होते जा रहे हैं? देखिए, जब आप एक चीज को इतना ज्यादा उसमें इंडल्ज हो जाते हैं तो आपकी इमोशंस उसके साथ अटैच हो जाती हैं। उसकी रीजंस बहुत सारी हैं, आपको पीछे से देखना पड़ेगा कि क्या रीजन थी जिसकी वजह से, जैसे अभी आपने इस वाकये का जिक्र किया, वाकई में बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि पहले तो जेन्युइनली जो थी खुला होती थी, किसी खास वजूहात की वजह से होती थी कि हस्बैंड मारता है या हस्बैंड कोई और आपको साथ कोऑपरेट नहीं करता, और अब एक सोशल मीडिया की बेस के ऊपर जो है वो वाइफ ने तलाक ले ली या खुला अप्लाई कर दी। देखिए, उसके पीछे मैं ये कहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ वो एक सोशल मीडिया का फैक्टर नहीं है, उसकी ये बहुत जेन्युइन रीजन है कि जो उसकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही, उसके जो फाइनेंसेस हैं वो पूरे नहीं हो रहे, वो अपनी फैमिली कैसे चलाए, वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाए, वो अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके से करे अच्छे तरीके से, क्योंकि जाहिर बात है अगर फाइनेंसेस होंगे तो बच्चे स्कूल भी जाएंगे, अगर फाइनेंसेस होंगे तो वो एक अच्छी लाइफ भी रन कर रहे होंगे। उसने अपने, अगर ये देखा जाए तो उसने किया तो वही काम कि वो अपने हस्बैंड को एड करना चाहती थी, हेल्प आउट करना चाहती थी, वो फाइनेंसेस में हेल्प करना चाहती थी, लेकिन शायद उसका तरीकेकार जो था वो उसके शौहर को पसंद नहीं था।
इसके अंदर मियाँ बीवी की कंपैटिबिलिटी बहुत मैटर करती है। एक तो उसको खुद से ये चाहिए था कि वो पहले अपने शौहर से प्रॉपर तरीके से इसको डिस्कस करे और उसे बताए कि जी ये इसमें इस हद तक बात होती है या मेरे कुछ ये नॉर्म्स हैं जिनके ऊपर मैं रहती हूँ और फिर मैं इस चीज़ को जो है इसमें इन्वॉल्व होती हूँ या मैं बातचीत करती हूँ। और अगर उसे लगता है कि उसके हस्बैंड जो है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनके दरमियान में जो है वो इश्तियाल आ रहा है या शिद्दत हो रही है, उनके रिलेशनशिप जो है वो खराब हो रहे हैं, तो उसको उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए और उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव देखना चाहिए। तो क्या डॉक्टर आफिया, जिस तरह आप भी कह रही हैं कि खुला ये जिस मामले पर हुई है ये अफसोसनाक बहुत ज्यादा मामला है, पहले इस तरह के हमने मामलात नहीं देखे हैं, लेकिन अब क्या हम माशरती हमारे रवैये इस तरह हो चुके हैं कि हम अगर मुआशी तौर पर किसी चीज से टैकल करना चाह रहे हैं तो उसकी जो सही और गलत की जो एक लाइन है वो ही हम भूल जाते हैं? बिल्कुल जी, जब हम एक चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमें उससे फायदे हो रहे हैं और खास तौर पे अगर वो कोई फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं और वो आपको आपकी डेली लाइफ में इजी एक्सेस से वो चीज हो रही है, तो हम उसके लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो सकते हैं, हम इमोशनली उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच हो सकते हैं। देखिए ना, आप एक बंदे से बैठ के बातें कर रहे हैं, रोजाना आपके सामने नए लोग आ रहे हैं और उससे आपको पैसे जनरेट हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि जी मुझे इस तरीके से बड़े आसान तरीके से पैसे मिल जाए। लोग मजदूर हैं, मजदूरी करके पैसे कमा रहे हैं, मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, आप घर में बैठे बैठे सिर्फ और सिर्फ एक चैटिंग के थ्रू पैसे ले रहे हैं, तो दिस इज समथिंग वेरी इजी टू हैंडल। तो एक तो आपको एक इजी एक्सेस हो रही है, सेकेंडली शायद आपके अंदर वो जो एक फैक्टर है दूसरों से बातचीत करने का, ऐसे हमारे यहाँ जो है वो सोशली शायद हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, ज्यादातर हम गैजेट्स के साथ ही इन्वॉल्व हैं, तो वो चीज भी आपकी वहां पे कवर होती है। फिर सेकेंडली हो सकता है जो बातें होती हैं वो आपकी डिजायर्स हों, आपकी डिजायर्स हों, वो आपको तारीफ करते हो, प्रेज करते हो, डेफिनेटली आपको पता है किस तरह के सोशल मीडिया पे किस तरह की बातें होती हैं, जिसकी वजह से उनके हस्बैंड ने भी कहा। ये बहुत अफसोसनाक चीज है कि नॉर्मली भी जो डिवोर्स रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। एक तहकीक के मुताबिक तकरीबन 74% इज द डिवोर्स रेट ऑफ फर्स्ट मैरिजेस। तो ये एक बहुत बड़ी शरह है जिसके अंदर आप ऑलरेडी हमारे यहाँ फैमिलीज में खानदान बहुत टूट रहे हैं, और अगर हम इस चीज को भी एक एड ऑन फैक्टर बना लें तो ये तो जो रेशो है ये बहुत आगे तक चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और डॉक्टर आफिया, कहा भी जाता है कि जो सोशल मीडिया है वो हमारे लिए एक पॉसिबिलिटीज का जहां बन चुका है, तो क्या हमें इसकी आगाही के लिए कुछ चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं? अगर हुकूमती सतह पर बोला जाए कि कोई कैंपेन्स हो या आगाही प्रोग्राम्स हो जिससे पता चल सके, या पढ़ाया जा रहा है बच्चों को या बड़ों को भी कि इसके कौन कौन से मुस्बत पहलू हैं या इसको किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह आप बात करिए सोशल मीडिया है या आजकल चूंकि अब ये कोरोना की वजह से भी हर चीज जो है वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई है, हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बच्चों को आप ऑनलाइन क्लासेस दिलवा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनका गैजेट्स का यूज बहुत बढ़ गया है, कंप्यूटर का यूज बहुत बढ़ गया है और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर उनकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको एक डबल मैसेज जा रहा है कि उनकी एक तो इस ये जो गैजेट्स का यूज है इसका इंक्रीज होना, उनका जो है स्क्रीन टाइम का इंक्रीज होना, और फिर उसको एक वो कहते हैं ना कि एक उनको इजाजत मिल गई है कि भाई ये काम तो अब हमने करना ही करना है और हमने कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग जो है वो करनी है। इसमें स्कूल में भी बहुत ज्यादा इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं एक तो ये भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज इस चीज को मॉनिटर करें, आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो कोशिश करें कम से कम हो। ऑनलाइन क्लासेस के बाद अगर आप उन्हें अलाउ करते हैं तो वो बहुत थोड़ी देर के लिए होना चाहिए। नंबर 2, स्कूल्स के अंदर इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए कि हमें सोशल मीडिया भी और वैसे भी कंप्यूटर का भी जो है वो पॉजिटिव यूज कैसे करना है। हमारे यहाँ हम जो है ना पहले उसकी जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उनको देखना शुरू कर देते हैं। जहां जहां आपकी ये जो ऑनलाइन लर्निंग है या जो आपका सोशल मीडिया का यूज है, इसके जहां जहां पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वहां नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। लेकिन अगर आप उन चीजों को कवर कर लेंगे, पहले से बच्चों को बता देंगे या बड़े जो हैं वो इस चीज को कंट्रोल मैनर में यूज करेंगे, तो ये एक अच्छी चीज है। देखिए, आप जैसे हम कह रहे थे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, तो आप सोशल मीडिया को एज रिलेशनशिप पर्पसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उस हद तक कीजिए जितना कि आपके लिए बेहतर है। आपके अपने जो पर्सनल रिलेशंस हैं उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं ऐड कर रहा। आप सब लोग एडल्ट्स हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज को कि हमें कितनी हद तक एक चीज को लेकर जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और डॉक्टर आफिया, जिस एक तरफ सोशल मीडिया का मसला है और उसी तरह हमारे यहाँ पर गेम्स भी बहुत बेहद मकबूल हो चुके हैं नौजवानों में, जो आपके तशद्दुद को उभारती हैं ज़्यादा, जो आपके अंदर तशद्दुद पसंद लोग बन गए हैं बहुत ज़्यादा। आपको भी पता है कि पबजी आजकल बहुत ज़्यादा खेली जा रही है नौजवान नस्ल में, और हमने हाल ही में एक ऐसा वाकया भी देखा है कि घर वालों को
एक नौजवान ने सिर्फ पबजी मना करने से उनको कत्ल कर दिया है, अपने ही घर वालों को। तो ये नफ्सियाती जो मामला है ये कहाँ पर जा रहा है, कितने ज्यादा हम लोग डिस्टर्ब होते जा रहे हैं इस तरह की गेम्स या इस तरह की चीजों की वजह से? देखिए, ये बिल्कुल वाइस वर्सा है। इसको मैं इस तरीके से लूंगी कि ये जो इवेंट जब मैंने सुना मुझे भी बहुत इसका अफसोस हुआ कि जो हमारे टीनेजर्स हैं या हमारे जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ज्यादा इन गेम्स की तरफ फोकस कर रही है। तो फोकस तो चले है, ठीक है, आप खेल सकते हैं कोई भी गेम, लेकिन आप एक तो पहले उसका ड्यूरेशन छोटा रखें, आप इतनी देर उसमें इन्वॉल्व रहें कि आप ऐसा ना हो कि आप उसका एक कैरेक्टर बन जाएं और आप उसको इतना ज्यादा पसंद करना शुरू कर दें कि आपको लगे कि वो रियलिटी से दूर हो गया। इसको हम इस तरीके से भी हमें देखना है कि कहीं आया उस बच्चे के अंदर पहले से कोई इमोशनल इंस्टेबिलिटी थी क्या, उस बच्चे का एंगर या उसका जो गुस्सा था वो पहले से कंट्रोल नहीं था। बहुत सारे ऐसे शख्सियत के प्रॉब्लम होते हैं जो कि एक इंसान को इस तरह के हद जो शदीद अमल हैं उनको करने पे मजबूर करते हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि उस बच्चे के अंदर शायद पहले से ही कोई मेंटल इलनेस चल रही थी जिसकी वजह से वो अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से उसकी इतनी ज्यादा नॉर्मली उस गेम के साथ अटैचमेंट हो गई और उसने जो है वो जब उसके घर वालों ने रोका तो उसने उनको इतना ज्यादा इस चीज को ले लिया कि वो उस गेम के सिनेरियो में चला गया। जैसे होता है ना कि आप बहुत ज्यादा एक चीज को करें तो आप वो फैंटेसी बना लेते हैं और उस चीज में रहना शुरू कर देते हैं। मतलब जो गेम्स के कैरेक्टर हैं आप उन्हीं को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको उस एनवायरनमेंट में रहना अच्छा लगता है तो आप अपने सोशल सर्कल से, अपने एनवायरनमेंट से कट जाते हैं और आप उस फैंटेसी में रहना शुरू कर देते हैं कि आप उसका हिस्सा हैं। और ये उस सूरत में होता है या तो पहले से आप किसी मेंटल इलनेस में हैं या फिर आपका वो उसका यूजेज इतना ज्यादा हो गया है कि आप अपनी एनवायरनमेंट को देखना ही नहीं चाहते। अब जिस तरह अगर आपने देखा होगा कि उस बच्चे ने जिस तरह से उनको मारा या वो उसने किया वो ऐसे ही था कि लोग भाग रहे थे और वो उनको वो कर रहा था, तो ये लग रहा था कि वो अभी उस गेम का पार्ट ही बना हुआ है। तो अगर आप अपने आसपास के माहौल में देखें, अगर आपके बच्चे इस हद तक इन्वॉल्व हैं किसी चीज के अंदर और आपके कहने से आपकी बात नहीं सुन रहे तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, साइकियाट्रिस्ट को मिले, एवेलुएट करवाएं कि आया उनके अंदर कोई मेंटल इलनेस तो नहीं डेवलप हो रही, कोई नफ्सियाती मसला तो नहीं चल रहा। ठीक है डॉक्टर आफिया, बस मुझे जाते जाते ये बता दीजिएगा कि हम किस तरह सोशल मीडिया से जान छुड़वा सकते हैं, और अगर क्योंकि हम लोग कोई बड़ा हो कोई बच्चा हो सुबह से लेकर रात तक वो अपने फोन के साथ चिपका रहता है, तो हम किस तरह छुड़वा तो नहीं सकते जान, लेकिन उसका मुस्बत पहलू किस तरह हम उसमें ढूंढ सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने यही करना है कि आपने किसी भी चीज से जान नहीं छुड़वानी है, उसको पॉजिटिविटी उसमें देखनी है कि हम किस तरह से लेकर आ सकते हैं। कोई भी चीज मेरी, जैसे मैंने पहले जुमले से शुरू किया था कि जब कोई भी चीज अगर एक्सेसिव होगी तो उसका आपको नुकसान हो सकता है। कोशिश कीजिए हर चीज एतदाल में हो, ऑर्गेनाइज्ड हो। सबसे पहले अपना स्क्रीन टाइम है उसको कैलकुलेट कीजिए कि अगर आप पूरे दिन में कितने घंटे आप मोबाइल का यूजेज कर रहे हैं, उससे सोशलाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उतना सोशलाइज कीजिए जो किसी के लिए गिरा ना गुजरे, जिसको आप कांटेक्ट कर रहे हैं उसके लिए परेशानी ना बने और जो आपके घर वाले हैं उनके लिए परेशानी ना बने। जितना टाइम मोबाइल पे यूज कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा टाइम आपके अपने रिलेशनशिप्स के साथ होना चाहिए, आपके घर वालों के साथ गुजरना चाहिए और घर के कामकाज में होना चाहिए। जैसे अगर बाहर से आप आते हैं, वापस आते हैं कामकाज करके, तो पहले घर वालों को टाइम दीजिए और उसके बाद जो है वो मोबाइल को यूज कीजिए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलूं कि आप रात में या जिस तरह होता है कि सुबह से लेकर शाम तक हम स्क्रीन देखते रहते हैं, इससे आपकी आंखें भी जो है वो इफेक्ट होती हैं और इसके साथ साथ आपकी नींद भी इफेक्ट होती है। और जब इंसान की नींद की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो फिर बहुत मोस्ट लाइकली आप मेंटल इलनेस के अंदर चले जाते हैं। तो कोशिश कीजिए चीजों को ऑर्गेनाइज रखिए, अपनी रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को ऐड कीजिए और अपने स्लीप साइकिल को बेहतर करने के लिए स्क्रीन टाइम को कम कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर आफिया मलिक हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर आफिया, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमसे बात की है। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। कोरोना वायरस के बायस लगने वाले लॉकडाउन में आपको पता है तालीमी इदारे बंद हैं और जहां अक्सर वालिदैन इस वजह से परेशान नजर आते हैं कि बच्चे इन छुट्टियों को किस तरह अच्छे और प्रोडक्टिव अंदाज में गुजारें।
वहाँ कुछ वालिदैन ऐसे भी हैं जो इन बात पर खुश हैं कि उनके बच्चे इन छुट्टियों को इस अंदाज में गुजार रहे हैं जो ना सिर्फ उन बच्चों, उनके वालिदैन बल्कि पाकिस्तान के लिए वे काबिले फख्र हैं। जी तो जनाब, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी होनहार तालिबा से करवाने जा रही हूँ जिनकी उम्र तो सिर्फ 9 साल है, लेकिन वो इस छोटी सी उम्र में 6 आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। लाहौर की इस होनहार तालिबा ने गुज़श्ता साल केमिस्ट्री के शोबे भारतीय प्रोफेसर का 2 मिनट 49 सेकंड में पीरियोडिक टेबल बनाने का रिकॉर्ड तोड़कर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया था। उन्होंने पीरियोडिक टेबल का रिकॉर्ड 2 मिनट 42 सेकंड में मुकम्मल किया था, जबकि अब उन्होंने अपना ही ये आलमी रिकॉर्ड तोड़कर एक और रिकॉर्ड बना दिया है। अब की बार उन्होंने ये रिकॉर्ड 2 मिनट 27 सेकंड में बनाकर दुनिया को हैरत में डाल दिया है। इतनी छोटी सी उम्र में ये सब कैसे मुमकिन हुआ है, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है नतालिया नजम है और उनके साथ उनकी वालिदा भी मौजूद है, शीना ने भी हमें ज्वाइन किया है। मैं शीना और नतालिया आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन द शो। ठीक है नतालिया, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी, आपने जिस तरह ये रिकॉर्ड तोड़ा, अपना ही आपने पीरियोडिक टेबल का रिकॉर्ड दोबारा तोड़ दिया है, तो कैसा फील हो रहा है, कैसे किया आपने और कितनी देर में किया? उस टाइम पे आई फेल्ट वेरी व्हेन आई गॉट द रिकॉर्ड आई फेल्ट वेरी हम्बल्ड एंड ओवरवेल्म्ड, but I was also really excited to achieve such a big goal at such a young age. ठीक है शीना, मुझे आप बताइएगा कि आपकी बेटी इतनी ज़्यादा टैलेंटेड है तो आपको किस तरह का फील होता है, आप इसको सपोर्ट करती हैं? Of course, सपोर्ट के बगैर तो एक छोटा सा बच्चा जो है वो कहीं पहुंच नहीं सकता, स्पेशली पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर। It either has to be a parent or a teacher. But in this case, it was us. Actually, जब इसने पहले रिकॉर्ड बनाया, she was not very happy with the time. क्योंकि जो गिनेस का रिकॉर्ड होता है वो बहुत मुश्किल होता है बनाना। रिकॉर्ड itself is very easy, लेकिन वो जो गिनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो she was not happy with the time. तो रिकॉर्ड तो टूट गया था पहली दफे और उसने फिर कोशिश की कि वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के एक अनबीटेबल सा टाइम बनाए। तो that's why she broke her own record in November. तो शीना, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, नतालिया बचपन से ही इतनी ज्यादा इंडल्ज थी पढ़ाई में और पढ़ाकू बच्चा कहा जाए? नहीं, एक्चुअली पढ़ाकू बच्चा ये बिल्कुल भी नहीं है and I don't encourage that either. क्योंकि किताबों के बीच में सर घुसा के बैठने से you lose your environment, you lose all the other things and all the other skills जो कि आप अपनी environment से सीख सकते हैं। She was going to school last year, इसको हमने स्कूल से निकाल लिया। From then she's been homeschooled. But जब से छोटी सी थी तो इसको एक्सपेरिमेंट्स का बहुत शौक था, सवाल बहुत पूछती थी, ये किसने बनाया है, कैसे बनाया, इसके अंदर क्या है। तो हम इस चीज को बहुत ज्यादा इनकरेज करते थे, ये जो सवाल है क्यों और कैसे। तो उस सवालों के जवाब देते देते ये रिकॉर्ड्स बने हैं। ठीक है नतालिया, मुझे आप बताइएगा, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें बताइए कि ये इतना मुश्किल है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट है और आपने पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो याद किया है, मुश्किल नहीं लगा? पीरियोडिक टेबल को सीखना मुश्किल काम नहीं है, वरना उसके गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की गाइडलाइंस में करने के लिए बहुत मुश्किल है और एक रिकॉर्ड टाइम में भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको आपने आसानी से याद कर लिया? आसानी से किया था, वरना मम्मा और मैंने एक स्टोरीज बनाए थे लाइनों में जाके, तो हमने स्टोरीज बना के सीखा है मैंने। अच्छा, मतलब बेसिकली सीखना मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी सीखना मुश्किल काम नहीं है। सो इट इज जस्ट एज लॉन्ग एज यू अंडरस्टैंड कि ये है क्या चीज, तो उसको फिर सीखना कोई मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है, मतलब आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग किस तरह की, जिस तरह वो बता रहे हैं कि आपने भी उसकी हेल्प की है उसको याद करने के लिए और पूरा एक प्लान बनाया गया था, एक चार्ट बनाया गया था, तो किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है शीना आपकी और नतालिया की? नहीं, वी वर्क एज अ टीम एंड उसको समझाती हूँ। ये याद जो रट्टा मारना होता है वो आई डोंट बिलीव इन दैट, तो आई डोंट एनकरेज दैट आइदर। तो जैसे इसको समझ में आएगा तो एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस इटसेल्फ।
बिल्कुल ऐसा ही है। तो नतालिया, मुझे आप बताइए कि आपकी इसके अलावा और क्या हॉबीज हैं, क्या पसंद है? और आपने टीवी पे देखा होगा, मैं जानवरों से बहुत खेलती हूँ, मेरे पास बहुत जानवर हैं घर पे, मैं उनके साथ खेलती हूँ, मैं गेमिंग करती हूँ, मैं बैडमिंटन खेलती हूँ, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, वरना मैं एक कभी कभार मैं एक अच्छा सीजन देख लेती हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और जिस तरह आपने ये रिकॉर्ड भी तोड़ा है केमिस्ट्री का, और जो इंडियन प्रोफेसर था उसको आपने मात दी है, तो जब लोगों को पता चलता है, आसपास के आपके फ्रेंड्स को भी पता चला होगा, तो उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया? उन्होंने किस तरह प्रेज किया आपको? इन शॉक एंड लॉट ऑफ स्क्रीमिंग। अच्छा, उनको पता चला तो वो शॉक में हो गए। तो आपने फुल इसके लिए कितनी मेहनत की थी? मैंने रिकॉर्ड के लिए 20 मिनट्स या 30 मिनट्स अ डे प्रैक्टिस किया था। अच्छा। मैंने हर दिन मैं करती थी, जितना मैं सही टाइम कर सकती थी उतना मैं करती थी। आई वुड लाइक टू बीट माई टाइम एवरी डे। तो मुझे बताइए नतालिया, आपकी रूटीन क्या होती है? मतलब आप सिर्फ पढ़ती रहती हो, किताबों में रहती हो, या इसके अलावा भी आप लोग खेलती भी हो, और क्या चीजें करती हो? टाइम मिल जाता है? I do not stay in books all day. I do learn from my surroundings, but I do like to study. But I do also have a life out of study. अच्छा, everyone should have. ठीक है। और जिस तरह नतालिया हम देख रहे हैं कि अब ऑनलाइन सब चीज़ें आ गई हैं, तो स्कूल भी आप जाते होंगे और अब ऑनलाइन भी क्लासेस लेते होंगे, तो क्या ज़्यादा पसंद है? स्कूल जाना, फ्रेंड्स के साथ मिलना, वहाँ पर हल्ला गुला करना, मज़ा करना, या घर में बैठकर ऑनलाइन करना? I really don't have a preference. Online school, I mean, there can be glitches from the internet going to school. You could get sick or something. So I don't have a preference. ठीक है। ये होम स्कूल हो रही है ना, तो ऑनलाइन का चक्कर नहीं है। अच्छा, तो फिर आपने क्या इसकी रूटीन बनाई हुई है कि ये क्या करती है? उठ के उसके बाद उसने पढ़ना है, फिर उसने कौन सी स्पोर्ट्स खेलनी है, सारा वक्त उसने आपको भी कितना वक्त देना है? देखिए, हम खेल खेल में खेलते हैं, कोई स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं होती है। Whenever she is ready to learn, आधे टाइम तो उसको पता भी नहीं होता है कि वो कुछ सीख रही होती है। हम खेल खेल में अपनी एनवायरनमेंट से मैं इसको सिखा रही होती हूँ कुछ ना कुछ। तो ये नहीं है कि किताबें खोल के उसमें नाक घुसा के बैठ जाती है, बिल्कुल आई डोंट बिलीव इन दैट। तो आई डोंट वांट हर टू गो थ्रू दैट आइदर। तो हम लोग अपनी एनवायरनमेंट से सीखते हैं। मैं इसको बहुत कुछ, हम दोनों मिल के सीखते हैं। लर्निंग तो प्रोसेस ऐसा होता है जो कभी खत्म नहीं होता, तो हम दोनों इकट्ठे वी लर्न। तो जिस तरह शीना हम देख रहे हैं कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंडल्ज है नतालिया, तो क्या आगे नतालिया इसी चीज को परस्यू करेगी, इसी सब्जेक्ट को? देखिए, केमिस्ट्री इज नॉट द ओनली थिंग शी इज engrossed in, बायोलॉजी एंड फिजिक्स आल्सो। तो बेसिकली साइंसेस, क्योंकि साइंसेस आर एवरीवेयर, एवरीथिंग इज अबाउट साइंस। तो यस, शी इज गोइंग टू परस्यू समथिंग इन द साइंसेस। अभी इतना कुछ है सीखने को और इतना कुछ है करने को। ये तो अभी सिर्फ 10 साल की हुई है, तो अभी तो मतलब कहानी बहुत लंबी आगे है। सो वी आर एक्सप्लोरिंग कि इसने करना क्या है, बट डेफिनेटली फोकस इज गोइंग टू बी ऑन द स्टेम एजुकेशन। ठीक है। और ये तो नतालिया ने एक जो है रिकॉर्ड बना लिया है, आगे कौन सी तैयारी चल रही है, कौन सा रिकॉर्ड तोड़ना है आगे नतालिया ने? वी आर वर्किंग ऑन अ फ्यू एंड अभी जो है देखिए 1-2 महीने के अंदर वी शुड बी एबल टू अचीव समथिंग एल्स आल्सो। और नतालिया, उसकी नेचर के बारे में हमें बताइएगा। शीना, किस तरह की नेचर है? जिस तरह बच्चे बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला घर पर करते हैं, मस्ती भी करते हैं, इस तरह की है? तंग करती है आपको? ऑफ कोर्स तंग करती है। शी सेज एज पार्ट ऑफ हर जॉब डिस्क्रिप्शन कि वो मुझे तंग करे। अच्छा, बहुत ज्यादा। ओनली चाइल्ड एक्चुअली। हाँ। तो जाहिर है सारा फोकस इसके ऊपर होता है, इसके जो दिल में आता है वो करती है, और एक हद तक हम करने भी देते हैं। उसके बाद हमारी डील चलती है कि अगर तुमने हल्ला गुल्ला करना है तो पहले ये जो टारगेट है, ये गोल है, ये अचीव कर लो, एंड देन यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट।
ये एक मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आपके बच्चे घर पर हैं, आप उनके साथ एक बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो हो जाती है, और उनका प्लान बनाना, तरतीब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Absolutely correct. बिल्कुल ऐसे ही है। तो नतालिया, मुझे आप बताइए आगे कौन सा रिकॉर्ड आपने तोड़ना है, क्या आपने सोचा हुआ है, किसकी तैयारी कर रही हैं आप? सरप्राइज है ये, तो सरप्राइज है। So अच्छा, I'm not gonna give you any secrets yet. अच्छा जी, ये अगला जो But you'll be the first to know. हाँ, इंशाल्लाह। और हम जानना भी चाहते हैं कि आप अगला कौन सा रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और हमें नजर भी आ जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि नतालिया ने एक और जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। और बहुत शुक्रिया नतालिया आपका भी और शीना आपका भी कि आपने हमें वक्त दिया और आप हमारे साथ मौजूद थे। और हम बात कर रहे थे नतालिया के हवाले से कि वो किस तरह उन्होंने लास्ट जो था अपना ही रिकॉर्ड दोबारा तोड़ा था, क्योंकि वो उस टाइमिंग से सेटिस्फाइड नहीं थी। और मेरे ख्याल से इस तरह के बच्चे जो हैं बहुत ही आगे जाएंगे, अपना नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेंगे। आपने जनाब बहुत सारा अपना ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।